बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आकांक्षा दुबे के मौत के मामले में ताजा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। आरोपी सिंगर समर सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। समर सिंह की गाजियाबाद कोर्ट में पेशी होगी। समर को वाराणसी पुलिस की हिरासत में ले लिया है। समर से वाराणसी पुलिस अब पूछताछ करेगी। समर सिंह पर आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। मामले में समर के भाई संजय सिंह पर भी केस किया गया है। पुलिस ने गाजियाबाद से समर सिंह को हिरासत में लिया था। आकांक्षा की मौत के बाद से वो फरार चल रहा था। आकांक्षा के परिवार वालों ने समर सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया और ये मांग की कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी एक्ट्रेस की मां ने रोते हुए गुहार लगाई थी। और अब ये समर सिंह को लेकर ताजा अपडेट है कि गाजियाबाद से समर सिंह को पकड़ा गया। कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होनी है। वाराणसी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ होगी और कई राज खुलेंगे। पर्दा उठेगा कि आखिरकार क्यों आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया। हालात तो हालांकि सुसाइड के दिख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर चूंकि एक्ट्रेस की मां, एक्ट्रेस के परिवार ने गंभीर आरोप सिंगर समर सिंह पर लगाए हैं और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना देखना। 25 मार्च तक जो आकांक्षा दुबे खुश नजर आ रही थी, कुछ ही घंटों बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया। तो भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में नया मोड़ भी आ गया है। बताया जा रहा है आकांक्षा दुबे ने मरने से पहले ब्रेकअप पार्टी की थी। आकांक्षा के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने बड़ा खुलासा किया है। वकील ने बताया है कि पुलिस ने उन्हें जानकारी दी है कि आकांक्षा आत्महत्या से 1 दिन पहले 3 दोस्त के साथ पब में गई थी, जहां वो अपने दोस्तों के साथ ब्रेकअप पार्टी करती हुई नजर आई। 11,000 रुपए का बिल भरा, मगर पार्टी में वो कुछ ना खाई और ना ही उन्होंने किसी तरह का नशा किया। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकांक्षा के पेट में 20 ml का भूरा सामग्री दिखाई दी थी। और अब लगातार कई सवाल, एक नया मोड़। आकांक्षा के वकील ने बड़ा खुलासा किया है कि ब्रेकअप पार्टी आकांक्षा दुबे ने अपनी मौत से पहले की थी। तो अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने ब्रेकअप पार्टी में गए दोनों दोस्त अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे से पूछताछ की मांग की है। दरअसल ये तस्वीर आपके सामने आ गई है, जहां पर देखिए ये पब पार्टी और इसमें जो दोस्त शामिल थे उनसे पूछताछ की मांग एक्ट्रेस की मां कर रही हैं। वो दोनों पार्टी में बुलाए गए। बोले कि उस दिन पुलिस प्रशासन में पूछी तो बोलते पार्टी थी, खाना पीना सब था, ड्रिंक भी करी। और होटल मैनेजर बोलता है कि हाँ ड्रिंक करके आई थी। तो पोस्टमार्टम में कोई तो नशीली पदार्थ नहीं मिली, ना ड्रिंक मिला, ना कोई केमिकल मिला, ना तो खाना मेरी लड़की के पेट में मिला। ये भूरा कलर का वो क्या चीज है उनके पेट में मेरी लड़की के। उनसे एक प्रश्न था, मैंने कुछ प्रश्न उनसे पूछे प्रशासन से कि आपने कहा कि ब्रेकअप पार्टी में वो गई थी और उस ब्रेकअप पार्टी में कई लोग थे, लेकिन सच्चाई ये है कि उस ब्रेकअप पार्टी में सिर्फ 3 लोग थे, अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे और आकांक्षा। ठीक है, वहाँ 11,000 का बिल भी बनता है। बहरहाल अब उम्मीद है कि समर सिंह से पूछताछ के बाद कई राज खुलेंगे और आखिरकार मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हटेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपी के बुरहानपुर से बड़ी खबर इस वक्त है। अपने दर्शकों को बता दें कि नैपा नगर थाने पर हमले की जानकारी। अतिक्रमणकारियों ने थाने पर हमला कर दिया, पथराव किया। देर रात थाने पर 50 से ज्यादा लोगों ने पथराव किया। हमला कर अपने 3 साथियों को छुड़ा ले गए बदमाश। हमले में 3 पुलिस के जवान बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी तफ्तीश में जुटे हुए हैं। लेकिन आप देखें किस तरीके से यहां पर अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। एमपी के बुरहानपुर से बड़ी खबर, जहां पर नैपा नगर थाने पर हमले की जानकारी मिल रही है। अतिक्रमणकारियों ने थाने पर हमला बोला, यहां तक कि पथराव किया और देर रात थाने पर 50 से ज्यादा बताए जा रहे हैं लोगों ने हमला किया था। पथराव के साथ अपने जो 3 साथी थे उन्हें पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर ले गए। हमले में इस बीच पुलिस के 3 जवान भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। फिलहाल आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस घटना के बाद में पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीमा पार तस्करी का भांडाफोड़ कर दिया गया है। 2 नार्को तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 70 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। पाकिस्तान से बताया जा रहा है कि ये ड्रग्स भेजी गई थी। बैग पर
पाक अफगान के निशान देखे गए हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान से ये ड्रग्स भेजी गई 70 करोड़ की ये हेरोइन जिसे जब्त कर लिया गया है। 2 नार्को तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सीमा पार तस्करी का भांडाफोड़, ये एक बड़ी कार्रवाई श्रीनगर पुलिस की। तो जो बैग देखे गए हैं, जो जब्त किए गए हैं ड्रग्स, दरअसल उन पर निशान बने हैं अफगान और पाकिस्तान के लिए और इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स भेजे गए। एक बार फिर पाक की नापाक हरकत सामने आई है और इसका भांडाफोड़ श्रीनगर पुलिस ने किया है। सीमा पार तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए 2 नार्को तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। हेरोइन जब्त की गई, उसकी कीमत 70 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। और बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंटी संजय कुमार को करीमनगर जेल से रिहा कर दिया गया है। एसएसपी पेपर लीक मामले में बुधवार को आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए थे बंटी संजय को गुरुवार को वारंगल कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। बंटी संजय की जमानत याचिका को लेकर गुरुवार को लंबी सुनवाई चली। हनमकोंडा के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने बीजेपी नेता को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। बीजेपी की लीगल सेल की टीम की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर कोर्ट ने संजय कुमार को 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। बंटी संजय कुमार की न्यायिक रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई मुकर्रर की है। और आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे कि शेर सिंह मीणा के उदयपुर में पेशी आज होने जा रही है। शेर सिंह को लेकर एसओजी की टीम उदयपुर के लिए बाकायदा रवाना हो गई है। उदयपुर के बेकरिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 4 अप्रैल को डीजीपी के निर्देश पर केस के फाइल को एसओजी को ट्रांसफर कर दिया गया था। शेर सिंह को कल रात उड़ीसा से जयपुर लाया गया। आरपीएससी पेपर लीक कांड में आपको बता दें कि 1 लाख का इनाम घोषित था इस आरोपी पर और उड़ीसा में मजदूर बनकर ये फरारी काट रहा था। 3 दिन पहले एसओजी की टीम उड़ीसा पहुंची और आखिरकार इसकी गिरफ्तारी कर जयपुर कल रात लाया गया है। अब खबर मिल रही है कि उसे उदयपुर लेकर एसओजी की टीम रवाना हो गई है। कुछ ही देर में आपको बता दें कि उदयपुर की कोर्ट में पेशी होगी जिसमें कोशिश पुलिस की होगी रिमांड पर लेने की और माना जा रहा है कि कई बड़े राज पूछताछ के दौरान यहां पर शेर सिंह ने उगले हैं जो एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं क्योंकि लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है शेर सिंह मीणा पर। शेर सिंह मीणा कौन है जरा ये भी समझ लीजिए। शेर सिंह मीणा जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था और इसी ने मास्टरमाइंड कुछ 40 लाख रुपए में पेपर बेचा था। आखिरकार शेर सिंह मीणा के पास ये पेपर कैसे पहुंचा, क्या आरपीएससी के कर्मचारियों के जरिए उस तक पहुंचा या प्रिंटिंग प्रेस के जरिए पहुंचा, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आखिरकार पूछताछ के दौरान शेर सिंह मीणा से निकालने की कोशिश एसओजी की होगी। आज उदयपुर कोर्ट में कुछ ही देर में शेर सिंह मीणा की पेशी होने जा रही है जिसमें पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी और पूछताछ में क्या कुछ अहम निकलकर सामने आने वाला है, क्या वो सवाल होंगे। कपिल से हम जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि कपिल हमारे संवाददाता उदयपुर से जुड़ गए हैं। कपिल, आपके पास क्या ताजा अपडेट, कितनी देर में शेर सिंह मीणा को एसओजी की टीम उदयपुर लाने वाली है और कोर्ट में कितने बजे सुनवाई? हाँ देखिए, शेर सिंह मीणा को तकरीबन 9:30 बजे जयपुर से लेकर एसओजी की टीम उदयपुर के लिए रवाना हुई है। उदयपुर और जयपुर बीच रास्ते में भी टीम चल रही है और तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में ये टीम जो है उदयपुर पहुंचने की संभावना है। अवकाशकालीन जज के पास में पेश किया जाएगा क्योंकि आज न्यायालय में अवकाश है, तो ऐसे में अवकाशकालीन जज के सामने पेश करके रिमांड अवधि की मांग की जाएगी। मजिस्ट्रेट द्वारा जब रिमांड अवधि स्वीकृत कर दी जाएगी उसके बाद में पुलिस की जो पूछताछ है एसओजी की वो शुरू होगी क्योंकि शेर सिंह मीणा से पूछताछ के बाद में आगे काफी जो बड़े नाम है उनके सामने आने की संभावनाएं बन रही है। आप देखिए क्योंकि आरपीएससी की गोपनीय शाखा से ये पेपर जो है बाहर आया है तो ऐसे में आरपीएससी पर भी शुरुआती समय से ही सवाल खड़े हो रहे थे, तो ऐसे में ये भी पूछताछ की जाएगी कि क्या आरपीएससी से जुड़े किसी बड़े
व्यक्ति का भी इसमें जुड़ाव हो सकता है। अब शेर सिंह मीणा वो कड़ी है पूछताछ के लिए जिसके मार्फत आगे की कड़ियों को जोड़ने में सफलता मिल सकती है। तो शेर सिंह मीणा चूंकि सरकारी टीचर और इसी की तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी, गर्लफ्रेंड के जरिए आखिरकार एसओजी की टीम शेर सिंह मीणा तक पहुंची। सवाल अभी भी बना हुआ है कि शेर सिंह मीणा के हाथ आखिरकार आरपीएससी का पेपर कैसे पहुंचा, कैसे उसने भूपेंद्र सारंग तक पहुंचाया। ये तमाम सवाल जिनकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश अब पुलिस की रहेगी। बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ी चुनौती थी कि यदि शेर सिंह मीणा पकड़ में आता है तभी इस प्रकरण में आगे की ओर कदम जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। आप कुछ दिनों पहले ही शेर सिंह मीणा की महिला मित्र गिरफ्तार हुई थी और संभवतः उसी के मार्फत जानकारियां मिली कि ओडिशा में मजदूरी का काम जो है वो शेर सिंह मीणा कर रहा है और उसे उड़ीसा में एक कॉम्प्लेक्स में मजदूरी करते हुए एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया था। अब उसे यहाँ पर लेकर आ गए हैं, अब पूछताछ की जाएगी और आगे की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की। चलिए नजर बनाए रखिएगा कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया। बताया जा रहा है कि जज के सामने 2 बजे पेशी और उसके बाद पुलिस पूछताछ करेगी रिमांड पर और कुल मिलाकर कई बड़े सवालों का जवाब जानने की कोशिश। और अब आपको जयपुर के जामडोली लिए चलते हैं। दरअसल आज से 3 दिवसीय सेवा संगम की शुरुआत हो रही है। केशव विद्यापीठ में आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संगम कार्यक्रम शुरू हो चुका है। दत्तात्रेय होसवाले मौजूद रहने वाले हैं। देश भर से आपको बता दें कि 3000 से ज्यादा प्रबुद्धजन इसमें शामिल हो रहे हैं। हर 5 साल में राष्ट्रीय सेवा संगम का आयोजन आरएसएस की तरफ से होता है और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां तमाम संत समाज प्रबुद्धजन पहुंचे हुए। सुनते हैं। मातंग ऋषि भी खड़े हो गए, तो जरूरी नहीं है कि माननीय मोहन भागवत जी के साथ में कोई देश के बड़े लोग ही खड़े होंगे। आप सब खड़े होकर के और इस देश की आन बान शान को बचाने का काम करें, तब हम जाकर के ये कहेंगे कि यह देश ऋषि मुनियों का राष्ट्र है। यहाँ कोई भी जाति पंथ संप्रदाय का भक्त हो तो वो जो है वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो किसी महापुरुष के परिवार का सदस्य ना हो। इसलिए ये बात 14 वर्ष वनवास में रह करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने हमको सिखा दी थी और वो प्रैक्टिकल में सिखाई थी, थ्योरिकल में नहीं। उन्होंने करके बताया था कि वो सबरी के पास गए और उसका झूठा भेड़ खा करके इस देश में सामाजिक समरसता का एक ऐसा पाठ पढ़ाया कि तुम सब लोगों को उसका भान होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने तो झूठा भेड़ खाया था, वो नहीं करना है। हम वंचित परिवार के लोगों को, छेक दिए लोगों को हम उनको गले लगाएंगे, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने निषाद को गले लगाया, सबरी को गले लगाया और वो गले लगाने का काम उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व कर दिया। अब तो इस देश को उसकी आवश्यकता है कि जब तक हम सब लोगों को गले लगाकर नहीं चलेंगे तो इस नए भारत का निर्माण हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग मंच पे जो बैठे हैं वो सुबह से लेकर शाम तक और रात तक हम सब लोग काम करते हैं, 18 घंटे काम करके, और समाज के लिए केवल यही चिंतन है कि हमारा उच्च विचार हो, तब हम सब पूरे उच्च समाज का निर्माण कर पाएंगे। और एक बात और कहूंगा इस मंच से कि हम रोटी तो खा ही लेते हैं सब परिवारों में जाकर के, लेकिन रोटी और बेटी का व्यवहार इस पूरे समाज में जब तक लागू नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र में सामाजिक समरसता बहुत मुश्किल का काम है। तो ये एक नया काम है कि जिस प्रकार से बहुत उच्च परिवार में कोई बच्ची का जन्म होता है तो उस उच्च परिवार का भक्त भी उस बच्ची के लिए चिंतित होता है और अच्छा सा वर देखने के लिए जाता है। ये परंपरा राजा महाराजाओं से चली आ रही है कि अगर अपनी बेटी के लिए वर देखना है तो पूरे समाज में नाई को भेजा जाता था कि जाओ देखो कि कहाँ अच्छा परिवार है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर बहुत नीचे से नीचे परिवार में भी अगर कोई बच्चे का जन्म हो तो वो भी देखे, और ऊंचे से ऊंचे परिवार में भी जन्म हो तो वो भी देखे। और क्या देखे? सुंदरता देखे, उसके आंख नाक देख ले, उसका मकान दुकान देख ले, उसका व्यवहार देख ले, उसका संस्कार देख ले, बच्ची को वो रोटी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये सब कुछ देख ले और देख करके सामाजिक समरसता का बिगुल बजा दे कि उसकी बेटी वो लेकर के इस देश से छुआछूत और ऊंच नीच की भावना को खत्म कर दे। और वो खत्म नहीं होने की वजह से ही इस देश में लव जिहाद आया है। वो खत्म नहीं होने की वजह से ही आज के कॉलेज के बच्चा बच्ची लव मैरिज करने को तैयार है। इसलिए आज के जितने भी जो रूढ़ी
तो इस कार्यक्रम में अब मोहन भागवत भी मौजूद हैं। कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू होगा। एक बार फिर आपको उस कार्यक्रम में ले चलेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए जोधपुर का रुख करते हैं। लोहावट से बड़ी खबर है, जहां पर अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई। लोहावट के शिवपुरी के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक ही परिवार के 17 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को लोहावट के उप जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद 8 गंभीर घायलों को जोधपुर भी रेफर किया गया है। घायलों में आपको बता दें कि महिलाएं शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। सामाजिक समारोह में शामिल होने के लिए ये तमाम लोग जा रहे थे कि इस दौरान ये भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक ही परिवार के 17 लोग घायल हैं। इनमें 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये अस्पताल की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से इलाज इन घायलों का चल रहा है। अनियंत्रित होकर दरअसल गाड़ी पलट गई और इस दौरान यह हादसा हो गया। सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ये परिवार जा रहा था कि इस दौरान यह हादसा हुआ है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, यह हादसा कैसे हुआ, क्या जानकारी? देखिए, ये परिवार जो है कोई सामाजिक समारोह में शिरकत करने के लिए बोलेरो कैंपर में सवार होकर जा रहे थे। करीब 17 लोग बोलेरो कैंपर में सवार थे। गाड़ी जो है तेज गति से थी और अचानक अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई और इसमें सवार सभी लोग घायल हो गए। इसमें करीब 8 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गंभीर चोटें लगी है, जिनको जोधपुर मथुरादास माथुर अस्पताल में रेफर किया गया है। मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक विकास राजपुरोहित से बात हुई। उन्होंने बताया कि सभी की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन जिस प्रकार से जो बोलेरो कैंपर में सवार जो मालवाहक गाड़ी होती है उसमें 17 लोग अगर सवार होकर तेज गति से गाड़ी अगर चलती है और तो फिर हादसा होना स्वाभाविक है। और ये हादसा जो है गौर थाना क्षेत्र के शिवपुरी के नजदीक हुआ है। जी मनु, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार होने की वजह से दरअसल गाड़ी पलट गई और इतना बड़ा यह हादसा हो गया। और बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जसोल थाने से भागी महिलाएं आखिरकार गिरफ्तार हो गई हैं। देर रात दोनों महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर से गिरफ्तार हुई दोनों महिलाएं पुलिस टीम जयपुर से लेकर बाड़मेर के लिए रवाना हो गई है। जो सीओ है बालोतोरा और साथ ही नीरज शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी है। अपने दर्शकों को बता दें कि पुलिस की गिरफ्त से ये दोनों महिलाएं फरार हो गई थीं। इन पर चोरी का आरोप है और लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। जयपुर से इन दोनों महिलाओं को एक बार फिर पकड़ा है। जब ये फरार होने की जानकारी मिली तो जाहिर तौर पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एक किरकिरी यहाँ पर पुलिस विभाग की रही, लेकिन कुल मिलाकर आखिरकार अब बड़ी खबर ये कि दोनों महिलाएं एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में आ गई हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर है, जसोल थाने से भागी महिलाओं को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात इन महिलाओं की गिरफ्तारी जयपुर से हुई है। खबर है कि जयपुर से लेकर अब बाड़मेर के लिए पुलिस रवाना हो गई है। और अब बात अलवर की, जहां पर बहरोड के नया बस स्टैंड के पास नशे में धुत बाइक सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की। काफी देर तक नशे में धुत युवकों का हंगामा चलता रहा। देखते देखते नया बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। शराब के नशे में धुत युवक लगातार पुलिसकर्मियों को धमकी दे रहा था, हाथापाई कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उन्हें छुड़ाया नहीं। घटना की सूचना मिलते ही बहरोड थाने से पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शराब के नशे में धुत युवक मौके पर ही बाइक छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक नया बस स्टैंड के पास जाम लग गया। खबर चूरू से, जहां के सादुलपुर के वार्ड नंबर 15 के तेलिया मस्जिद के पास आपसी बंटवारे को लेकर भाई भाई में जबरदस्त खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर भाई लाल मोहम्मद और उसकी मां को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। इस वारदात में दोनों गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, चोटें आई हैं। सूचना के बाद पुलिस ने घटने का मौके का मुआयना जाकर किया और फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ आपको बता दें कि सादुलपुर थाने में शिकायत दर्ज दी गई है। बड़े 6 जना लठ हथियार के समय नगर बढ़ के मेरी माँ ने पहला धक्को मारी है। मेरी माँ के मार के लठ लाठ बीच में पड़ी होनी, तो मेरे 4 मेरा भतीजा भी है नहीं जिगा मारनी यार, मेरा भाई मेरी भाभी, ये मेरा लठ मार के मेरे सिर पे मैंने 11 टंका है और मैं बेहोश हो गयो। और मेरा घर का मैंने पढ़ना पड़ के कमरा का मैंने कूलर तोड़ा फोड़ी करके।
और अब बात कोटा की, जहां पर डीसीएम रोड इलाके में देर रात फायरिंग से हड़कंप मच गया। गोली लगने से 2 युवक घायल हुए हैं। घायल विजय सक्सेना और गणेश को एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि दोनों युवकों के पैरों में गोली लगी और लिहाजा उनकी जान बच पाई। पुरानी रंजिश को लेकर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी। खबर है कि पहले भामाशाह मंडी के पास फायरिंग की गई। इसी वारदात का बदला लेने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की और इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाड़ी लेके आ रहे थे, आगे हमारे, हम पीछे से आ रहे थे। इन्होंने हमको देखा, देखते ही इन्होंने हमारे ऊपर फायर करे 3-4 कि हम गोदावरी जा रहे थे। वहाँ दीपक वैष्णव, वसीम कटर, महेंद्र मेंढकी, ये तीनों हमको बाइक चलाते हुए मिलते इन्होंने हमको देखा और हमारे ऊपर फायर कर दिया। विजय सक्सेना और एक ये गणेश सिंह गोदावरी जा रहे थे, तो इनके आगे आगे चल रही कोई बुलेट मोटरसाइकिल वाले ने इनके ऊपर फायर किया है, जिसके पर्चा बयान लेने में है वो भी। उसके बाद में कितनी गोली लगी है? दोनों को एक गोली लगी है, दोनों को पैर में लगी। और कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बहुचर्चित रणवीर चौधरी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी मनीष को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 का इनामी है मनीष। अरुणाचल प्रदेश में फरारी काट रहा था और एक दिन पहले कोटा पुलिस वहां पर पहुंची और आखिरकार मनीष को गिरफ्त में लिया गया। बहुचर्चित रणवीर चौधरी हत्याकांड का आरोपी है मनीष, जिसकी गिरफ्तारी आखिरकार अरुणाचल प्रदेश से हो पाई है। हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, मनीष तक कैसे पहुंची पुलिस? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में इनका मूवमेंट घूमता घूमता यहाँ नजर आ रहा था। लोकेशन ऐसा बताया जा रहा है कि कोटा ग्रामीण पुलिस को इसकी भनक हालांकि नहीं लगी, लेकिन जयपुर ग्रामीण पुलिस की टीम इनका पीछा कर रही थी। लंबे समय से ये फरारी काट रहा था और 25,000 रुपए का इनाम पहले से इस पे घोषित था। 12 के आसपास लोकेशन आने के बाद इनको दस्तियाब 5 से करके गिरफ्तार किया और कोटा के आरपीएफ थाना पुलिस को फिलहाल सुपुर्द किया। जो कुख्यात शिवराज जो गैंग है उनका इनामी गुर्गा है ये मनीष कुमार सारडीवाल, जिसको 25,000 रुपए के इनामी इस बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। 2019 से ये फरार चल रहा था और रणवीर सिंह चौधरी हत्याकांड का भी ये आरोपी था। तो फिलहाल कोटा ग्रामीण, कोटा शहर और ये संयुक्त कार्रवाई कही जा सकती है। हालांकि पूरी टीम लगी हुई थी वो जयपुर ग्रामीण पुलिस की थी और उसी के निर्देशन में वो जो टीम या कोटा पहुंची और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार करने में रणवीर हत्याकांड में क्या सभी आरोपी की गिरफ्तारी अब हो पाई है या फिर अभी इसके जरिए दूसरे आरोपी तक पहुंचने की कोशिश होगी पुलिस की? देखिए, ये 2019 का जो हत्याकांड मामला, इसमें ज्यादातर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन इनसे कुछ जुड़े हुए जो है आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की कई बार परिजनों द्वारा जो है मांग की जा रही कि इसमें कुछ संदिग्ध आरोपी हो सकते हैं। और हत्याकांड से ये आरोपी जुड़ा हुआ है बल्कि दूसरे हत्याकांड को भी और दूसरे गैंग से भी जुड़ा हुआ है, तो कुल मिलाकर कई बड़े राज भी अब खुल सकते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर अगली आपसे जुड़ी हुई है, आपको सावधान करने के लिए है, चूंकि राजस्थान में तेजी से कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। पिछले 1 महीने में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में फिलहाल 294 कोरोना एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा आपके शहर राजधानी जयपुर में 57 एक्टिव केसेस। और राष्ट्रीय सेवा संगम में आपको जयपुर लिए चलते हैं। मोहन भागवत इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, वहां पर प्रबुद्धजनों को सुनते हैं। हमारे मुखिया श्रीमान अजय पिरामल जी, जिनका ओजस्वी आशीर्वचन हमको प्राप्त हुआ, ऐसे उमेश नाथ जी महाराज, आदरणीय भंसाली जी, मित्रवर राजकुमार जी, मंच पर उपस्थित सेवा भारती के सभी अन्य पदाधिकारी गण, देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित हुए सेवा कार्यकर्ता, संघ के माननीय अधिकारी गण, उपस्थित नागरिक सज्जन एवं माता भगिन, सेवा संगम का ये तीसरा आयोजन है। संघ के स्वयंसेवक स्वभावतः सेवा पहले से करते हैं। संघ स्थापना के समय से ही
और संघ के मूल में डॉक्टर हरिद्वार स्वयं है, बीज रूप है, तो उनके जीवन में उसके पहले से ही है। जहां जहां समाज में कोई आवश्यकता है, अभाव की पूर्ति करने की बात है, वहां वहां दौड़कर अपनी शक्ति लगाना ये था ही। और इसलिए जगह जगह संघ के स्वयंसेवक अपनी शक्ति बुद्धि अनुसार सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर हरिद्वार की जन्म शताब्दी के समय ऐसा सोचा गया कि देश भर में इतना सारा काम हो रहा है तो उसको एक व्यवस्था में लाएं और उसके आधार पर उस कार्य का और विस्तार करें। तब से संघ में और सेवा विभाग के कार्य का प्रारंभ हुआ। कुछ वर्ष पश्चात औपचारिक सेवा विभाग में बन गया। तो उसके द्वारा संघ की शाखाओं में आने वाले स्वयंसेवकों में सेवा की मानसिकता को जागरूक करना होती सब में सोई रहती है, उसको जगाना पड़ता है। सब लोग उत्साह में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उत्साह के कारण दृष्टि थोड़ी एक लक्ष्य बन जाती है, उनका ध्यान बटोरना। भाई जैसे देश की सुरक्षा एक विषय है, वैसे देशवासियों की सेवा भी दूसरा विषय है, उसकी आवश्यकता है। ये सारे काम वो सेवा विभाग करता है और फिर संघ के स्वयंसेवक जो सेवा करते हैं उसका कुछ स्वरूप बनता है तो उसके न्यास संस्था ये सब बन जाता है। एक ऐसी सेवा की एक बड़ी सृष्टि संघ के स्वयंसेवकों की खड़ी हुई है। और ये भी नहीं है कि देश में सेवा करने वाले पहले संघ के स्वयंसेवक हैं। हमारे देश में ये सेवा का मंत्र तो पहले से दिया गया है। अभी एक बार ऐसा सोचा गया है कि सेवा कहने के बाद, सर्विस एक्टिविटी ऐसा कहने के बाद सामान्यतः देश के प्रबुद्ध जन मिशनरियों का नाम लेते हैं। दुनिया भर में मिशनरी अनेक संस्थाएं चलाते हैं, अनेक स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाते, सबको पता है। तो हिंदू समाज के संत सन्यासी क्या कर रहे हैं, ऐसा सोच के एक बार चेन्नई में, तमिलनाडु में जितने हिंदू संत हैं उनका अगर कोई सेवा केंद्र होगा, कोई सेवा करते होंगे तो उसको आमंत्रित करके एक हिंदू सर्विस सेवा फेयर ऐसा किया गया। तो ध्यान में आया कि दक्षिण के 4 प्रांतों में, यानी राज्य के नाते अलग है, लेकिन कर्नाटक, कन्नड़ भाषी प्रांत, तेलुगु भाषी प्रांत, मलयालम भाषी और तमिल भाषी, केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के हमारे आचार्य, मुनि, सन्यासी, भिक्षु सब मिला के जो सेवा करते हैं वो मिशनरियों की सेवा से कई गुना ज्यादा है। अब मैं ये स्पर्धा की बात नहीं कर रहा हूं, उनसे ज्यादा, उनसे कम, ये मेरा पैमाना नहीं है। सेवा का ये पैमाना हो भी नहीं सकता। सेवा सेवा है, सेवा कोई स्पर्धा की बात नहीं है, सेवा से कोई काम निकालना नहीं। सेवा ये मनुष्य के मनुष्यत्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो पशु को संवेदना होती है, नहीं होती है बिल्कुल ऐसा नहीं है। एखादे घर में एखादा व्यक्ति गुजर जाता है तो उस घर की गाय 3 दिन खाती नहीं, उस घर का कुत्ता खाना पीना छोड़ देता, ऐसे कई प्रसंग प्रत्यक्ष लोगों के अनुभव में उनको भी समझ में आता। संवेदना सबको होती है, लेकिन संवेदना पर कृति करना ये गुण मनुष्य का है, उसको करुणा कहते हैं। अभी G20 हुआ, G20 में एक C20 भी हुआ, सिविक 20 ऐसा। तो वो नागपुर में कार्यक्रम संपन्न हुआ अभी कुछ दिन पहले। उसमें हमारे देश के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी आए थे,
विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्षा निवेदिता भिड़ी जी आई थी, तो वहां आए थे। तो सत्यार्थी जी हमारे उत्सव में अध्यक्ष के नाते आए थे। निवेदिता जी का घर संघ का है, तो ये लोग मिले वहां नागपुर में। मैं भी था उस दिन। क्या हुआ G20 में? अमृतानंद माता जी का कीनोट एड्रेस हुआ, उनकी अध्यक्षता C20 के लिए। तो उन्होंने और कैलाश जी ने ये विषय रखा वहां पे कि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमको करुणा का भी ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए, यानी संपूर्ण विश्व में करुणा ये कुछ करने का आधार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी करुणा ये आधार होना चाहिए। और उसको बताते समय तीनों ने ऐसा कहा कि केवल संवेदना से काम नहीं चलता, तो संवेदना के आधार पर कृति होनी चाहिए। अगर किसी का दुख मुझे दुख रहा है, उससे मैं दुखी होता हूं, अच्छी बात है, लेकिन केवल दुखी होने से काम नहीं चलता। उस दुख का इलाज करने के लिए हमको दौड़ना चाहिए। ये करुणा है, और इस करुणा को हमारे यहां धर्म के 4 पैरों में एक स्थान दिया है। सत्य के बाद करुणा का स्थान, सत्य, करुणा, शुचिता, उपेक्षा, ऐसे 4 पैर कहे जाते हैं। उसमें सत्य के बाद करुणा है, क्योंकि ये करुणा भी सत्य की तार्किक परिणति है, लॉजिकल कंक्लूजन है। क्योंकि सत्य क्या है? हम सब एक ही तत्व से अनुप्राणित हैं। अगर हम सब एक हैं अंदर से, तो मैं अकेला सुखी हूं, बाकी दुखी है, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। जैसे पीरामल जी ने कहा कि मुझे जो कुछ मिला है वो सबको देने के लिए मिला है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, ऐसा जो कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी। मेरे पास जो है वो सबके लिए देकर जो बचता है उसमें मैं मेरा चलाऊं, क्योंकि मैं और बाकी ये अलग नहीं है, सब में मैं हूं, मुझ में सब है। सेवा जैसे मनुष्यता की स्वाभाविक अनुभूति है, वैसे सेवा इस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस भाव से सेवा होनी चाहिए। इस भाव से जब सेवा होती है तो हमारे देश में वो समरसता का साधन होता है, होना चाहिए। इतनी सारी सेवा संगत स्वयंसेवक कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो हमारे देश में सब लोग मिलकर हमारा राष्ट्र है, समाज है। हम सब लोग समाज के अंग है, हम सब मिलकर समाज है। एक नहीं है तो हम अधूरे हो जाएंगे, और सब एक दूसरे के साथ है तब हम पूर्ण बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यह परिस्थिति आई है। कारण क्या है? क्यों है? चिकित्सा करने वाले करें, लेकिन हमको परिस्थिति नहीं चाहिए, हमको ये विषमता नहीं चाहिए। हम सब एक राष्ट्र पुरुष के अंग होने के नाते अपने अपने स्थान पर अपना अपना काम करते होंगे। काम के अनुसार रूप रंग निराला होता होगा, जैसे शरीर के अंगों का होता है, लेकिन हम सब में एक ही प्राण है। और ये पता चलना चाहिए, अगर पैरों में सुई चुभी तो जैसे शरीर के सारे अंग उस क्षण में केवल जहां सुई चुभी है उसी का विचार करें। उस समय दूसरी बात ध्यान में नहीं आती, तुरंत आके उधर जाती, तुरंत हाथ देखते हैं कहां से क्या निकालना है, कुछ काटा वाटा है क्या जो निकालना है। सारा शरीर उस एक वहां के दुख की संवेदना से साथ। तो आरएसएस के राष्ट्रीय सेवा संगम में भाग लेते हुए मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।